मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? चुनाव पूर्व एक बार फिर सीएए का जिन्न बाहर आ गया है। हालांकि अभी इस पर कोई बवाल तो नहीं, लेकिन राजनीति के गलियारों में इसकी धूम जरूर है। जहां भाजपा इसे देश हित में बता रही है, तो इसके साइड इफेक्ट को लेकर भी विपक्षी मुखर होने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले पर बीजेपी नेता आरएस प्रसाद ने चेताते हुए कहा, मैं सीएए के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों से कहना चाहता हूं कि वे रुकें, झूठ बोलना बंद करें। मैं दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु की पार्टियों से नफरत फैलाना बंद करने का आग्रह करता हूं। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। बता दें कि आरएस प्रसाद की नाराजगी की वजह अरविंद केजरीवाल का वह संबोधन था जहां वे सीएए के साइड इफेक्ट गिना रहे थे। यही नहीं, दिल्ली के सीएम ने सीएए पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि इससे एक बड़ी संख्या भारत में आकर बस जाएगी, जिन्हें रोजगार और स्थान उपलब्ध कराना एक चुनौती साबित होगा। साथ ही उन्होंने इससे भारतीयों का हक मारा जाएगा, यह भी कहा। वहीं इस मामले पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और स्थान को लेकर भाजपा की योजना पर सवाल उठाए हैं। आप पूरे दुनिया की इतिहास और राजनीति में देख लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो बाकी देशों के गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। पूरी दुनिया में तकरीबन अमीर से अमीर देश हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी और देश से गरीब लोग उनके देश में ना आए, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको घर देने की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो भारत को ऐसी क्या आन पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आन पड़ी है, मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीतें? क्योंकि और उधर लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है। इसी के चलते आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 गारंटी की घोषणा कर दी। इसके तहत गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद, केंद्र सरकार के स्तर पर नई भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार, आंगनबाड़ी आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय को दोगुना करने की पहल, साथ ही महिलाओं के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति करने तथा सावित्रीबाई फुले छात्रावास का निर्माण तथा हॉस्टलों की संख्या दोगुनी करने का ऐलान किया है।
महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। राहुल जी भी आपको बताएंगे कि हमारी सभी घोषणाओं और संकल्पों को हम अपनी सरकार बनते ही पूरे करेंगे। रायसेन में मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी नेता और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बनकर उभरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बदलने वाले दौर में कई संकल्प पूर्ण होने को है। मध्य प्रदेश ने जेट की स्पीड से गति पकड़ी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित होगा। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और हम सब तो सौभाग्यशाली है, एक अलौकिक समय चल रहा है। इस समय के बारे में तो परमात्मा ने वाकई स्वामी विवेकानंद ने जो 125 साल पहले घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी और हम सब मान के चलते हैं। वास्तव में ये जो समय चल रहा है इस बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, कई सारे संकल्प आपके 2004-5 से 2014 तक कई कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जेट की गति से अपनी स्पीड पकड़ी। जीवन का कौन सा क्षेत्र छोड़ा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के सारे दरवाजे खोलते हुए और धनराशि को ऐसे दे रहे कि सारे विभाग खर्चा कर करके परेशान है, लेकिन मोदी जी के यहाँ से आने वाली आवक नहीं टूटती। लगातार हर चीज में मॉनिटरिंग करते करते सारे क्षेत्रों में। कल रेलवे के सौगात की, रेलवे के अंदर पूरे देश का सबसे बड़ा और बढ़िया और विश्व का सबसे अच्छा स्टेशन बना है, तो रानी कमलापति बना। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी।
वहीं शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपने संबोधन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। बाकी कोई अब बचाएंगे भाई सुरेश पचौरी जी बैठे हैं, वो मेरे सीनियर रहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, बिल्कुल सही जगह आए, बड़ी देर वही नजर आ रहा। अब कुछ बचे ही नहीं। राहुल भैया को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा बन गई। उन्हें कांग्रेस को कहीं नहीं, पार्टी तो बची एक ही भारतीय जनता पार्टी, और जिसके नेता है नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी भारत को ऐसा बनाएगी कि भारत न केवल स्वयं विकसित होगा बल्कि भौतिकता की अग्नि में तंग विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। भाजपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहां से सांसद हैं। वर्तमान में उन्हें यहां से चुनाव भी लड़ना है। ऐसे में अब उनके सामने बॉलीवुड के अभिनेता अभिषेक बच्चन को उतारने की चर्चा गर्म है। बता दें कि अभिषेक की मां पहले ही सपा की सांसद हैं और गठबंधन में खजुराहो सीट सपा के खाते में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह खबर कितनी मजबूत साबित होती है। भारतीय युवकों को रूस यूक्रेन जंग में सैनिक बनाकर झोंक देने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे भारत के पीएम मोदी से उन्हें एयरलिफ्ट कराने की मांग भी करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन युवकों को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। जीतू ने इसका आधार एक समाचार एजेंसी की खबर को बनाया है। बता दें कि जीतू के अनुसार उक्त सभी युवकों को हेल्पर के नाम पर रूस भेजने वाली एजेंसी में मध्य प्रदेश में धार से भाजपा पार्षद अनिता मुकुट के बेटे का बड़ा हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनिता मुकुट का बेटा सुयश ने ओवरसीज फाउंडेशन के जरिए उन्हें धोखे से वहां भेजा है। यही नहीं, उन्होंने अब तक कुल 180 युवाओं को रूस भेज जाने की बात भी कही है। ऐसे में जबकि रूस यूक्रेन युद्ध में धकेले गए कई भारतीय युवकों की मौत की खबर आई है, यह मामला काफी गर्म हो गया है। जिन्हें 2 करोड़ रोजगार की बात की थी और बीजेपी के लोग विदेश भेजने के 4-5 केस बीजेपी के कार्यकर्ता नेता और लगे हुए लोग यहाँ से यूक्रेन भेजते हैं या रशिया भेजते हैं या ऐसी जगहों पे भेजते हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से आदमी शहादत अपनी जान देने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसके घर में परेशानी है, आर्थिक दिक्कत है। सबको पता है युद्ध में जो सबको पता है कि वहाँ जाके मौत होनी है, नए बच्चों को पता है, पर मौत को गले लगाना चाहते हैं अपने परिवार को पालने के लिए। है बेरोजगारी का आलम, नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ रोजगार का धोखा। उत्तर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, खेमेबंदी में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में इसका फायदा भी उसे दिखाई दे रहा है। बता दें कि इसी क्रम में आज फिर छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक गंभीर सिंह के साथ कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्हें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री इंद्र सिंह कसाना ने सदस्यता दिलाई।